चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, सटीकता की खोज में। एक ऐसा सफर जो शायद हाथ के अंदाजे से शुरू होता है और 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से तक पहुंचता है। हम बात करने वाले हैं मापन यानी मेजरमेंट और उन यंत्रों की जिन्होंने हमारी दुनिया को एक तरह से आकार दिया है। और ये सिर्फ कोई इंजीनियरिंग या लैब का टॉपिक नहीं है। हमारे हाथ में जो फोन है, जिन इमारतों में हम रहते हैं, सब कुछ, हर चीज सटीक मापन का ही नतीजा है। ये हमारी मॉडर्न जिंदगी की छिपी हुई भाषा है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी भाषा की वर्णमाला जैसी है। इसमें मापन की अवधारणाओं से लेकर एक साधारण स्टील रूल और फिर वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर जैसे बेहद सटीक यंत्रों पर काफी विस्तृत नोट्स और चित्र हैं। तो आज का हमारा मिशन है इस भाषा को समझना और ये जानना कि कैसे इंसान ने चीजों को ज्यादा से ज्यादा सटीकता से मापने के तरीके खोजे। शुरुआत करते हैं उस नींव से जिस पर मापन की पूरी इमारत खड़ी है। मेरा मतलब है इसकी प्रणालियां या मेजरमेंट सिस्टम्स। ठीक है, तो इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक जमाना था जब हर जगह मापने के अपने अपने तरीके थे। हाँ, बहुत कंफ्यूजन था। हमारे स्रोतों में 3 पुरानी प्रणालियों का जिक्र है। एक थी सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जो फ्रांस में लोकप्रिय थी। फिर थी एफपीएस प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड। हाँ, फुट पाउंड सेकंड। ये एक ब्रिटिश प्रणाली थी। और एक एमकेएस प्रणाली नहीं थी, मीटर किलोग्राम सेकंड पर आधारित। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कितनी उलझन होती होगी। सोचिए, एक देश का इंजीनियर फुट में बात कर रहा है और दूसरे देश का मीटर में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वैज्ञानिक सहयोग तो लगभग असंभव ही रहा होगा। बिल्कुल। तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा वैश्विक समझौता हुआ, जिसका नाम है एसआई प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। और ये सिर्फ एक वैज्ञानिक फैसला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और राजनीतिक कदम भी था। इसने विज्ञान और व्यापार के लिए एक कॉमन भाषा बना दी। सही। आज अगर हमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाना है तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि एक हिस्सा इंच में बने और दूसरा सेंटीमीटर में। सही। ऐसा इस सिस्टम ने इस तरह के वैश्विक सहयोग को संभव बनाया है। सही बात है। इसमें 7 मूल इकाइयां तय की गई, मीटर किलोग्राम सेकंड और बाकी सब। साथ ही कोणों के लिए रेडियन और स्टेरेडियन को भी जगह मिली। इसने पूरी दुनिया को एक ही पैमाने पर ला खड़ा किया। तो अब जब पैमाना तय हो गया तो सवाल उठता है कि मापते कैसे हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके भी अलग अलग तरीके हैं। हाँ, मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। सबसे पहला और आसान है प्रत्यक्ष मापन यानी डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आप जॉब को मापते हैं और रीडिंग सीधे उसी उपकरण पर पढ़ लेते हैं। जैसे स्टील रूल से किसी किताब की लंबाई मापना, आसान और सीधा। लेकिन हमेशा ऐसा मुमकिन नहीं होता होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। यहीं पर दूसरी विधि काम आती है, अप्रत्यक्ष मापन या इनडायरेक्ट मेजरमेंट। मान लीजिए आपको किसी पाइप के अंदर का व्यास मापना है। अब रूल को तो अंदर डाल नहीं सकते, नहीं। तो आप एक कैलिपर का इस्तेमाल करेंगी, उससे माप लेंगी और फिर उस कैलिपर को बाहर निकालकर एक रूल पर रखकर देखेंगी कि माप कितना है। यहाँ 2 उपकरण इस्तेमाल हुए। अच्छा, और एक तीसरी विधि भी है, तुलनात्मक मापन। ये सुनने में काफी अलग लगती है। ये मैस प्रोडक्शन की जान है। सोचिए, एक फैक्ट्री में हजारों स्क्रू बन रहे हैं। अगर हर स्क्रू को एक एक करके मापा जाए तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसकी जगह एक मास्टरपीस या एक गेज बना लिया जाता है जो बिल्कुल सही आकार का होता है। ओके। अब हर नए बने स्क्रू को सिर्फ उस मास्टरपीस से तुलना करके पास या फेल कर दिया जाता है। काम तेज, सटीक और सबसे जरूरी एक जैसा होता है। तो अब जब हमने ये मूल बातें समझ ली हैं, तो चलिए असल औजारों की दुनिया में उतारते हैं और शुरुआत सबसे आम हीरो से करते हैं, स्टील रूल। लेकिन यहाँ एक आम दुविधा है, रूल और स्केल में क्या फर्क है? अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के मुताबिक रूल वो भौतिक उपकरण है जिससे आप मापते हैं, और स्केल उस पर बने निशान है। हाँ, स्केल उस रूल पर बने निशान हैं। और स्केल आनुपातिक भी हो सकता है, जैसे किसी नक्शे पर 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 किलोमीटर होता है। लेकिन रूल आपको हमेशा वास्तविक माप देता है। सही। और सबसे आम स्टील रूल हाई कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील का बनता है, ताकि वो मजबूत रहे और जंग से बचा रहे। एक साधारण स्टील रूल सीधी सतहों के लिए तो ठीक है, लेकिन असल दुनिया ने
चीजें हमेशा सीधी और सपाट नहीं होती। मान लीजिए मुझे किसी गोल पाइप का बाहरी घेरा मापना है, तब क्या? इसी तरह की मुश्किलों को हल करने के लिए विशेष रूल बनाए गए। जो समस्या आपने बताई उसके लिए है फ्लेक्सिबल रूल। ये पतली स्प्रिंग स्टील की पत्ती का बना होता है और किसी भी घुमावदार सतह पर आसानी से लिपटकर सही माप दे देता है। और सोचिए, अगर किसी चीज का किनारा ठीक से दिख ना रहा हो या वहां से रूल बार बार फिसल रहा हो, उस मुश्किल को हुक रूल हल करता है। इसके एक सिरे पर एक छोटा सा हुक बना होता है जो किनारे पर अटक जाता है। इससे माप बिल्कुल सही जगह से शुरू होता है और रूल फिसलता नहीं है। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प मुझे श्रिंक रूल लगा। ये तो सुनने में ही अनोखा है। श्रिंक रूल इंजीनियरिंग की खूबसूरती का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये इस कमाल के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, सही आकार पाने के लिए जानबूझकर गलत माप का इस्तेमाल करना। गलत माप? हाँ, इसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो धातु की ढलाई के लिए सांचे यानी पैटर्न बनाते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी पिघली हुई धातु जब ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। अच्छा, तो अगर सांचा बिल्कुल सही आकार का बनाया तो ठंडी होने पर चीज छोटी हो जाएगी? बिल्कुल। इसी से बचने के लिए श्रिंक रूल को हर फुट पर थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है। अब जब इस बड़े रूल से सांचा बनाया जाता है तो वो भी थोड़ा बड़ा बनता है। फिर जब उसमें पिघली धातु डाली जाती है और वो ठंडी होकर सिकुड़ती है तो अंतिम उत्पाद बिल्कुल सही आकार का निकलता है। वाह, ये तो प्रकृति के नियमों के साथ काम करके मनचाहा परिणाम पाने का एक शानदार तरीका है ना? अब तक हम जो भी माप रहे थे वो सीधे रूल पर देखकर कर रहे थे, लेकिन जब हमें इससे भी ज्यादा सटीकता की जरूरत पड़ी तो कैलिपर्स आए। यहाँ से खेल थोड़ा और गंभीर होने लगता है। हाँ, कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। ये माप को उठाता है जिसे बाद में रूल पर पढ़ा जाता है। आउटसाइड कैलिपर के टांगे अंदर की ओर मुड़ी होती हैं, जिससे किसी रॉड की मोटाई मापी जाती है। और इनसाइड कैलिपर? इनसाइड कैलिपर की टांगे बाहर की ओर खुलती हैं, जिससे किसी छेद का व्यास मापा जाता है। और एक तीसरा कैलिपर है जिसका नाम काफी अजीब है, जेनी कैलिपर। स्रोत बताते हैं कि इसके और भी नाम हैं, जैसे ऑडलेग कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। हाँ, और इसका डिजाइन ही इसके काम को बताता है। इसकी एक टांग सीधी और नुकीली होती है और दूसरी अंदर की तरफ मुड़ी होती है। अच्छा। इसकी मदद से किसी जॉब के किनारे के समानांतर लाइनें खींची जा सकती हैं या किसी गोल डिस्क का सेंटर पॉइंट आसानी से ढूंढा जा सकता है। लंबाई चौड़ाई के अलावा समकोण यानी 90 डिग्री का कोण और सतह की समतलता भी बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने वर्कशॉप में हमेशा ट्राई स्क्वायर देखा है। ट्राई स्क्वायर प्रिसिजन का एक प्रतीक है। इसका एक हिस्सा, जिसे स्टॉक कहते हैं, वो कास्ट आयरन का बना होता है और दूसरा ब्लेड हाई कार्बन स्टील का। और इन दोनों को बिल्कुल सटीक 90 डिग्री के कोण पर जोड़ा जाता है। इससे आप किसी भी कोने की जांच कर सकते हैं या देख सकते हैं कि कोई सतह पूरी तरह सपाट है या नहीं। लेकिन अगर हमें 90 या 45 डिग्री के अलावा कोई और कोण मापना हो या और भी कई काम एक ही टूल से करने हो, उसके लिए एक कमाल का उपकरण है, कॉम्बिनेशन सेट। ये वाकई में मेजरिंग टूल्स का स्विस आर्मी नाइफ है। स्विस आर्मी नाइफ? हाँ। अच्छा। इसमें एक स्टील रूल होता है जिस पर 3 अलग-अलग हेड फिट हो सकते हैं। एक मिनट, एक ही रूल पर 3 अलग-अलग हेड, क्या इससे सटीकता पर कोई असर नहीं पड़ता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसकी बनावट बहुत मजबूत होती है। पहला हेड है स्क्वायर हेड, जो आपको 90 और 45 डिग्री के कोण देता है। दूसरा है सेंटर हेड, जो वी आकार का होता है और किसी भी गोल रॉड का सेंटर बता देता होगा एक झटके में। और तीसरा है प्रोट्रैक्टर हेड। जैसा कि नाम से लगता है ये कोण मापने के लिए होगा। हाँ, इस पर 0 से 180 डिग्री तक के निशान होते हैं और आप इसे किसी भी कोण पर सेट करके लाइनें खींच सकते हैं या कोण माप सकते हैं। मतलब एक ही टूल में बहुत सारी क्षमताएं है। हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म मापी यंत्रों की, प्रिसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, और इसमें पहला बड़ा नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक क्रांतिकारी उपकरण था। ये एक प्रत्यक्ष मापी यंत्र है, यानी ये माप भी लेता है और आप इस पर रीडिंग भी पढ़ सकते हैं। और इसका जो सिद्धांत है वो बहुत ही चालाक है। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये 2 पैमानों के अंतर पर काम करता है, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए एक कल्पना कीजिए। सोचिए आपके पास 2 पटरियां हैं। एक पटरी पर हर 10 मिलीमीटर पर निशान है,
और दूसरी पटरी पर हर 9 मिलीमीटर पर। ठीक है। जब आप इन्हें एक दूसरे के बगल में रखेंगे तो शुरुआत में तो शून्य वाले निशान मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप दूसरी पटरी को थोड़ा सा भी खिसकाएंगे तो आगे जाके कोई और निशान एक सीध में आ जाएगा। बिल्कुल। और कौन सा वाला निशान सीध में आया, इसी से पता चलता है कि पटरी कितनी खिसकी है। वर्नियर कैलिपर ठीक यही करता है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिवीजनों में एक बहुत छोटा सा अंतर होता है, और उसी अंतर का इस्तेमाल करके उसी अंतर का इस्तेमाल करके ये उन मापों को भी पढ़ लेता है जो दो निशानों के बीच में होती हैं। ये आंखों का एक बहुत ही चालाक इस्तेमाल है जो हमें अविश्वसनीय सटीकता देता है। और ये सटीकता कितनी होती है, मतलब कितनी छोटी माप ले सकता है ये? एक सामान्य मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर होता है। तकनीकी भाषा में इसे अल्पतमांक कहते हैं। 0.02 मिलीमीटर। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके एक बाल की मोटाई का भी आधा हिस्सा माप सकता है। ये तो कमाल है। लेकिन स्रोत कहते हैं कि सटीकता के इस सफर में इससे भी एक कदम आगे एक और उपकरण है, माइक्रोमीटर। हाँ, अगर वर्नियर कैलिपर एक बाल का आधा माप सकता है तो माइक्रोमीटर उस बाल के 10 टुकड़े करके एक टुकड़े को माप सकता है। स्रोत के अनुसार ये वर्नियर से 10 गुना ज्यादा सटीक होता है। और इसका सिद्धांत तो बिल्कुल अलग है। ये स्क्रू और थ्रेड के सिद्धांत पर काम करता है। और ये सिद्धांत बहुत सरल और शानदार है। आप जानते हैं कि जब आप किसी भी स्क्रू को एक पूरा चक्कर घुमाते हैं तो वो हमेशा एक निश्चित दूरी ही आगे बढ़ता है। हाँ, उसकी पिच कहते हैं उसे। सही। माइक्रोमीटर इसी एक चक्कर के घुमाव को थिम्बल पर 50 या 100 बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो जब आप थिम्बल को थोड़ा सा भी घुमाते हैं तो आप असल में उस स्क्रू को एक बाल से भी पतली दूरी तक आगे बढ़ा रही होती हैं और बैरल पर वही माप देख पाती हैं। इसके मुख्य भागों में एक यू आकार का फ्रेम, बैरल, थिम्बल और स्पिंडल और एनविल होते हैं जिनके बीच जॉब को रखा जाता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा पुर्जा है, रैचेट स्टॉप, जिस पर स्रोत काफी जोर देते हैं। ये इतना जरूरी क्यों है? ये मानवीय गलती को खत्म करने के लिए है। मुझे याद है जब मैं पहली बार वर्कशॉप में माइक्रोमीटर इस्तेमाल कर रही थी तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा था, इसे ज्यादा कस दिया तो तुम जॉब को नहीं अपनी रीडिंग को बिगाड़ रही हो। अच्छा। अलग अलग लोग माप लेते समय अलग अलग दबाव डालते हैं जिससे रीडिंग में फर्क आ सकता है। तो रैचेट स्टॉप इसी समस्या का हल है? हाँ, जब स्पिंडल जॉब को छूने वाला होता है तो आप थिम्बल की जगह रैचेट को घुमाते हैं। जैसे ही सही दबाव पड़ता है रैचेट क्लिक क्लिक की आवाज करने लगता है। मतलब एक सिग्नल है कि बस अब और नहीं कसना। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि हर बार चाहे कोई भी माप ले दबाव एक समान हो। और जब हम इतनी सटीकता की बात कर रहे हैं तो शून्य त्रुटि या जीरो एरर का जिक्र भी आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या आपका उपकरण शुरू करने से पहले ही कोई गलती तो नहीं दिखा रहा। जब आप माइक्रोमीटर को पूरा बंद करते हैं यानी स्पिंडल और एनविल को मिला देते हैं तो थिम्बल का शून्य बैरल की लाइन की शून्य से मिलना चाहिए, और अगर वो नहीं मिलता तो उसमें शून्य त्रुटि है। तो ये दो तरह की हो सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक। सही। अगर थिम्बल का शून्य पीछे रह जाए तो ये धनात्मक त्रुटि है जिसे आपको अपनी फाइनल रीडिंग में से घटाना होगा, और अगर थिम्बल का शून्य लाइन से आगे निकल जाए तो ये ऋणात्मक त्रुटि है जिसे आपको अपनी रीडिंग में जोड़ना होगा। हाँ, एक अच्छे कारीगर की पहचान है कि वो काम शुरू करने से पहले अपने औजार की शून्य त्रुटि जरूर जांचता है। लंबाई की तरह ही कोणों को भी इतनी ही सटीकता से मापना जरूरी होगा। उसके लिए क्या कोई विशेष उपकरण है? उसके लिए है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर। ये एक साधारण प्रोट्रैक्टर का ही एडवांस्ड रूप है जिसमें वर्नियर का वही सिद्धांत जोड़ दिया गया है। अच्छा। इसकी मदद से आप कोणों को 5 मिनट की सटीकता तक माप सकते हैं। यहाँ मिनट समय वाला नहीं, कोण की इकाई है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, यानी यह उपकरण 1 डिग्री के 12वें हिस्से तक को सटीकता से माप सकता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने मापन की परिभाषा और एसआई प्रणाली के वैश्विक महत्व से बात शुरू की, फिर साधारण रूल की सीमाओं को समझा और कैलिपर से होते हुए वर्नियर और माइक्रोमीटर जैसे यंत्रों तक पहुंचे जो इंसानी आंख की कल्पना से परे की सटीकता देते हैं। इस पूरी चर्चा से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि हर काम के लिए एक सही उपकरण होता है। जहां हमें सिर्फ एक अंदाजा चाहिए वहां स्टील रूल काफी है, लेकिन जहां एक इंजन का पिस्टन बनाना है वहां माइक्रोमीटर के बिना काम नहीं चल सकता। बिल्कुल। सही काम के लिए सही उपकरण चुनना ही कुशल कारीगरी की पहचान है। बिल्कुल। ये सिर्फ टूल बॉक्स भरने की बात नहीं है, ये जानने की बात है कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है।
और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो मापन सिर्फ एक तकनीकी कौशल नहीं है, ये सटीकता और विस्तार पर ध्यान देने की एक मानसिकता है। ये स्वीकार करना है कि लगभग और बिल्कुल सही में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमारे आसपास की हर निर्मित वस्तु इसी मानसिकता और सटीक मापन का सबूत है। और ये श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। हमने इन सभी सटीक उपकरणों के बारे में बात की, लेकिन श्रोता सामग्री में मापन त्रुटियों की एक पूरी सूची भी है। शून्य त्रुटि, संपर्क त्रुटि, तापमान के कारण होने वाली त्रुटि। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या कोई भी माप कभी पूरी तरह से सही हो सकता है, या ये हमेशा वास्तविकता का एक बहुत करीबी अनुमान ही होता है जो मानवीय और पर्यावरणीय सीमाओं से बंधा होता है?